तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन कह लें या वेक्टर प्रोडक्ट कह लें। सबसे पहला सवाल ये है कि वेक्टर क्या है। अभी हमने बात की है कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसको बयान करने के लिए, जिसको समझने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और उसकी सिमत दोनों का होना लाजमी है। ऐसी मिकदार को कहते हैं बच्चे क्या? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आम आप ज़रबें करते हैं नंबर्स की, वो स्केलर आपस में स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स की दुनिया में। एक ये है कि एक वेक्टर को वेक्टर के साथ ज़रब करें। ये ऊपर जो एरो है ये वेक्टर को लिखने का तरीका है कि लेटर डाल के उसके ऊपर क्या डाल लेते हैं? एरो डाल लेते हैं। वेक्टर को वेक्टर से ज़रब किया जाए और जवाब में भी क्या, एक वेक्टर ही आए। तो अगर तो दो वेक्टर को ज़रब करके जवाब एक वेक्टर आए तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? इसको वेक्टर के अलावा इसका और नाम भी है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन कहें आप, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, ज़रब। ठीक है कि नहीं? अच्छा, दूसरा ये है कि अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जवाब में एक स्केलर आए। ये सिंपल वी है ना। अगर कहीं सिंपल वी लिखा हो तो वो स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको बयान करने के लिए सिर्फ उसकी मिकदार का होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड। जैसे आपके अब्बू आप कहें जाओ बेटा 1 किलो चीनी लेके आओ, तो सिर्फ यही बताया ना कि 1 किलो लेके आओ। ये तो नहीं कहेंगे 1 किलो चीनी नार की तरफ लेके आओ या आसमान की तरफ लेके जाओ। सिमत तो नहीं ना बताई गई उन्होंने। आप कहें जी टाइम कितना हुआ है 1:20 का, भी ये तो नहीं कहेंगे 1:20 तुम्हारी तरफ हुए, दाएँ तरफ हुए हैं। कभी सिमत टाइम के साथ हमने, तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए सिमत ज़रूरी नहीं है उनको स्केलर कहते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और जवाब में एक स्केलर क्वांटिटी आए तो फिर जो प्रोडक्ट है बच्चे उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? और ये किससे? क्रॉस से। ठीक है? ठीक है बच्चों? तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, पेपर में आ सकते हैं। तो पहले हम इन्हीं को टारगेट करेंगे, एक आज कर लेंगे, एक कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है जी? अच्छा जी, तो आज हमने दूसरे वाला पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट वाला, स्केलर प्रोडक्ट वाला। बच्चे जितना बता रहा हूँ पहले आप वो करें, सारा करवाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है? पहले हम जो अहम चीज़ें हैं वो कर लें। तो पहले नंबर पे है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, जवाब में क्या है? एक स्केलर आए, तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है? अब आप डेफिनेशन कह रहे हैं, चले वो भी लिख ही देता हूँ। इफ़ द प्रोडक्ट, हासिल ज़रब, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह का जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी? क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी हो गई क्या? डेफिनेशन। अब ज़रा हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर हमारे पास क्या है? B है। क्या है? B है। फ़र्ज़ करें इन दोनों के बीच में जो एंगल है, डायरेक्शन का फ़र्क है, वो कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा। अगर हम इन दोनों का आपस में डॉट लें, A डॉट B करें, यानी कि इनका स्केलर प्रोडक्ट लें,
तो जवाब में हमारे पास स्केलर आएगा, क्या आएगा, ए। जब इसके फॉर्मूले को ओपन किया जाता है तो बेटा ये बनता है ए बी कॉस थीटा। क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा। अब देखें ये जो सारी टर्म एंड पे आ रही है इसमें कहीं सिमत नाम की चीज़ है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है ना, ए भी कोई सी चीज़ का मैग्नीट्यूड है। ये हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी 2 हो, कॉस थीटा लेके भी कोई नंबर ही आएगा ना, तो सारे नंबर ज़रब हो के कोई नंबर ही आएगा, तो नंबर की तो कोई सिमत नहीं होती, स्केलर होता है। अच्छा ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब ज़रा और सुन लें, इसको ऐसे भी लिखते हैं ए, और दूसरा हमारे पास इसके साथ लिखते हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मैं मतलब बता दूँ आपको, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये जो बी कॉस थीटा है दिस कुड बी रिटन एज लाइक दिस। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, देखें बी कितना लग रहा है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कहते हैं लगना, कितना लग रहा है, बी कितना लग रहा है ऑन ए की सिमत में। देखें जी बी लग रहा है किसकी सिमत में, ए की सिमत में। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अभी नीचे डिस्कस करते हैं वर्क की, तो वहाँ पे और आपको समझ आएगी। अच्छा अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल भी एक आप लिख लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करें, ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर ही है ना, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब करें तो जवाब क्या आता है, वर्क आता है ना। वर्क एक क्या स्केलर क्वांटिटी है। आप बताएंगे भाई मैंने 5 जूल वर्क किया है, तो ये तो नहीं कहेंगे मैंने 5 जूल आसमान की तरफ किया है, कभी ये तो नहीं ना कहते मैंने 5 जूल हवेली की तरफ किया है, कभी कहा है। तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का डॉट लिया, जवाब में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर इन दोनों को इस फॉर्म में लिखें, समझ लें इधर को है डी और इधर को क्या है एफ। कितनी फोर्स लग रही है किसकी सिमत में, डी की सिमत में, डिस्प्लेसमेंट की सिमत में। किसकी सिमत में, कितनी फोर्स लगाई जा रही है किसकी सिमत में, डी डिस्प्लेसमेंट की सिमत में। अच्छा कुछ आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल, ये आपने एक एग्जाम्पल बस इसमें कर लेनी है। अब मज़ीद इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है इसकी खास खसूसियात कह लें या जो मर्ज़ी इसको कह लें, खसूसियात इसकी। अच्छा अब पहली ये है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए डॉट बी करें या फिर आप करें क्या, बी डॉट ए, यानी कि इनकी जगह तब्दील करें, जगह क्या कर दें, तब्दील कर दें, यानी कि ए को बी से ज़रब कर लें या बी को। तो उस केस में इसका जवाब आएगा ए बी कॉस थीटा, इसका आएगा बी ए कॉस थीटा। अच्छा बी ए हो या ए बी हो, जगह ज़रब में तब्दील करने से कोई फ़र्क, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी कॉस थीटा जो है वो असल में बी ए कॉस थीटा के क्या होता है, इक्वल ही होता है ना। जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क, ज़रब में तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, एक ज़रब दो या दो ज़रब एक हो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर है, बी डॉट ए के, यानी कि दोनों का जो जवाब है वो एक ही आएगा। ठीक है जी, एक जैसा जवाब होगा। तो अगर बच्चे जवाब एक जैसे हों तो फिर इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि लेफ़्ट साइड पे ज़रबों की जगह तब्दील करें, राइट पे भी जगह तब्दील करें, जवाब फिर भी बराबर आएँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इक्वेशन में आपने वो इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दिस मीन्स कि जो डॉट प्रोडक्ट है इस कम्यूटेटिव, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। समझ आ गई बात की। अच्छा दूसरा ज़रा समझ लें कि अगर हम क्या करें, दो वेक्टर्स का आपस में डॉट लें और वो दोनों एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों। ये ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, इन दोनों में एंगल कितना है, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमारे पास जवाब क्या आएगा, तो ए डॉट बी कर रहे हैं जी, ए बी कॉस थीटा की जगह अब क्या है, 9 कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो सारे को 0 कर देगा, है कि नहीं। तो दो
परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यार, देखें ये डस्टर देख रहे हैं आप लोग, इसको मैंने भेजना है उधर को, ये उधर को है, इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट, मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ फोर्स। अच्छा फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ये फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर ये ना इसके ऊपर, डी उधर को है ना, और फोर्स ऐसे है परपेंडिकुलर, तो क्या ये कोई वर्क करेगा, इधर ही पड़ा रहेगा, तो जवाब क्या है 0। समझ आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर डॉट लें तो आंसर क्या होता है 0। तो यही आप लिख लेंगे यार बना के, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखेंगे, और ज़रा इसमें नई चीज़ आ रही है वो भी सुन लें। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अच्छा जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, बीच में कोई शॉर्ट आएगा तो मैं साथ ही वो रिवाइज करवा दूंगा। यूनिट वेक्टर बीच में लफ्ज़ आया है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, केमिस्ट्री च पढ़िया ही, वो किधर है यार। अच्छा आप देखें, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, अ वेक्टर ये शॉर्ट है जी, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट का मतलब ही 1 होता है यार, यूनिटी ये यूनिट, ठीक है, ए को। अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इट इज़, अगर सपोज वो ए वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम क्या है ए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और उसके ऊपर इस तरह कैप लगी होती है। ठीक है, और ज़रा लिख लें इसके साथ दूसरा पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर की जो सिमत है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, इधर सुने, फ़र्ज़ करें अगर एक ए वेक्टर है तो वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक उसका मैग्नीट्यूड को सिंपल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा उसकी डायरेक्शन, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गई, तो डायरेक्शन कौन जाहिर कर रहा है, यूनिट वेक्टर। कौन जाहिर कर रहा है, यूनिट वेक्टर। समझ आ गई कि नहीं। तो अगर हम यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाएं, क्या बनेगा, इसको इधर रहने दे, ए इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा ए यूनिट बन जाएगा ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। देखें ये ए उधर जाके वेक्टर से क्या हो गया डिवाइड। ठीक है, ये नहीं कि इसको इधर लिखें इधर लिखें, एक ही बात होती है। ठीक, अच्छा अब ज़रा देखें जी, ये हो गया यूनिट वेक्टर का क्या हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ तक ठीक है। अच्छा और ज़रा सुन लें, आम तौर पे हम दो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक होता है n, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल को, किसको, नॉर्मल वेक्टर को। जैसे ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं आप, अगर इसके ऊपर नॉर्मल गिराना हो तो ये एक सीधी लाइन जो इसके साथ कितना एंगल बना है 90। अब ये हमें बता रही है, अब मैंने मुंह इधर को रखा है ना इसका, कि ये जो सरफेस है ये वाइट बोर्ड, इसका मुंह किधर को है, आपकी तरफ है। समझ आ रही है कि नहीं। तो ये बता रहा है कि इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल ड्रा हो रहा है उसकी सिमत इधर को है। अगर इस वाइट बोर्ड का वेक्टर एरिया निकालें, क्या निकालें, तो वेक्टर एरिया की सिमत ये कि इस वाइट बोर्ड का मुंह किधर को है। समझ आ रही है। तो नॉर्मल उससे ये रिप्रेजेंट होगा। और भी कुछ इस्तेमाल होता है, एक आर भी इस्तेमाल होता है जो किसी वेक्टर की क्या जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं। तो अब ज़रा आगे बढ़ेंगे, ये तीन बातें आप याद रख लें, काफ़ी हैं। अब यूनिट वेक्टर्स यहाँ क्योंकि बात आ गई इसलिए मैं कर लेता हूँ। देखिए बच्चे, हमारे पास ना तीन एक्सिस होती हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स या तीन रेफरेंस लाइंस होती हैं। एक शो करता है किसको, एक्स को, एक इसको और एक इसको जी को। ये जो तीनों सेट ऑफ लाइंस मिलके या ये एक्सिस मिलके बना रही हैं ये चीज़, इसको कहते हैं बच्चे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
और ये है जी 3 इसमें आ रहे हैं, तो इसमें क्या ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहा जाता है। और इसमें इन तीनों का आपस में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली किस एंगल पे होते हैं। अब x किस सिमत में है, x की सिमत किसी वेक्टर नहीं बतानी है ना, तो x की सिमत बताने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा है I। जो यूनिट वेक्टर x की सिमत बताने के लिए इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है I। वो इधर नहीं बताया, वो सुन लें। y की सिमत में है, y की सिमत जाहिर करते हैं j से, और k z की सिमत में है वो बताएगा कौन जी k। इस तरह ये 3 डायमेंशन के लिए है, और 2 डायमेंशन के लिए आपके पास x और y सिर्फ होता है ना, तो x के लिए I और y के लिए क्या आ गया j। ठीक है, तो अब मैं यूनिट वेक्टर्स का इधर बात करने लगा हूँ। देखें जी, अगर हम I का डॉट लें किसके साथ, J के साथ, कि I वेक्टर को ज़रब करें किसके साथ। अब I का J के साथ कितना ज़ाविया है 90 डिग्री है, तो इसका ज़रा फार्मूला खोलें ना आप, तो I J cos 90 बनेगा। cos 90 क्या आता है 0, तो आंसर क्या आ गया, तो मतलब I डॉट J किसके बराबर होता है 0 के। इस तरह J को I के साथ J को K के साथ करें, फिर क्या आएगा 90 आएगा ना, 0 आ गया, तो J डॉट K भी किसके बराबर होता है 0 के। इस तरह K को किसके साथ करें I के साथ, फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ये बात याद रहेगी जी। तो ये यूनिट वेक्टर्स की सूरत में भी हमने ले लिया, तो ये दूसरे पॉइंट में ही आप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद है जी बच्चे नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट, इसका ये लिखना है आपने बुक पे। हाँ चलो लिख लो फिर जल्दी, चलें वो उसने कह रहा लिखना है, तो ये बस लिख लो, वो बाद में लिख लेंगे। जल्दी जल्दी 1 मिनट में लिख लें, फिर हम आगे से इसको कंटिन्यू करें। यहाँ तक समझ आ गई है, तो साथ साथ जो पहले मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बीच में ही हो जाएंगे कवर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ये इसी हफ्ते में फिनिश हो जाएगा। अब साथ आपने ये कल आर्टिकल तैयार करके आना है। अगर टीचर डबल मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट को भी फिर करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, मुझे ये कल टॉपिक तैयार चाहिए, ये भी आप इस लेक्चर में और पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ा, उनकी तो चले रिवीजन हो जाएगी। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, मिटा दूँ इसको। चलें अब ज़रा बच्चे इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम 2 पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लें, कि देखें एक A वेक्टर है, उसी की सिमत में क्या है एक B वेक्टर है, दोनों एक ही सिमत में हैं। देख रहे हैं दोनों पैरेलल हैं। तो अगर इन दोनों का आपस में स्केलर प्रोडक्ट लिया जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। यार सेम सिमत हो तो 0 होता है। ये होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और अगर दोनों ऑपोजिट हों कि A इधर को जा रहा है और B किधर को आ रहा है इधर को, ठीक है, तो फिर इनके बीच में थीटा होता है 180 डिग्रीज। दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल की एंटी हैं। अच्छा अब ज़रा देखें, तो अगर इनका डॉट लेंगे तो क्या बनेगा, इनका डॉट लेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं जी। A डॉट B, ए बी कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना होता है 1। कॉस 0 कितना होता है 1, साथ लिख दें या ना लिखें। तो इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के। ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ही है ना, उनका हासिल ज़रब हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो मैं ज़रा लिख देता हूँ। In case of parallel vectors, the scalar product is equal to the product of magnitude of vectors।
ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? इनू हासा कदा आ रहा, इनू कोई है मसला तो मठा मठा हंस रहा है। अच्छा आप ज़रा इधर देखें, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए डॉट बी, ए बी कॉस 180 डिग्री कितना है 180 होता है स्टूडेंट्स -1, तो वो हो गया माइनस ए बी। ठीक है, तो जवाब फिर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, लिख लेंगे। अच्छा इसके बाद है जी चौथा पॉइंट, अगर हम किसी वेक्टर का उसी के साथ ही प्रोडक्ट ले लें, ये देखो जी ये एक ए वेक्टर है, सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। ए को दोबारा किसके साथ ज़रब कर लें, ए के साथ ही कर लें, दोनों का आपस में ही प्रोडक्ट ले लें, तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा ज़रा करते हैं ना, ज़रा इसका लाज देखें ज़रा, ए डॉट ए, तो ए क्या है हमारे पास, ए ये खुलेगा तो ए कॉस थीटा आएगा ना। अच्छा ए का ए के साथ एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0, तो कॉस 0 क्या आ गया 1, ए से क्या आ गया ए का स्केयर, तो दो वेक्टर्स का डॉट लिया तो किसके इक्वल है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आया। ठीक है। अच्छा अब लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट पे है बच्चे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट ये भी ज़रा अभी हम करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों। अच्छा देखें, एक ए वेक्टर जो है ना, जैसे हम ए वेक्टर लेके उसके हम दो टुकड़े करते हैं, एक होता है ए एक्स, एक होता है ए वाई, ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशंस, के एक एक्स की सिमत में बन रहा है और एक, और अगर इसी एक 3 टुकड़े करें, एक एक्स में, एक वाई में और एक जी में, तो वो जो तीसरा बनेगा साथ में, एक ये ए, अगर इसका एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, इसी ए के 3 टुकड़े कर दिए, ए एक्स, ए वाई एंड ए जी। ठीक है जी। तो अब ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, मैं ज़रा लिखता हूँ अभी, तो ए का डॉट लेना है किसके साथ, बी के साथ। पहले ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, ए एक्स जमा ए वाई जमा ए जी। ए के ये 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला लॉन्ग भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, एक दफ़ा पेपर में ही आया हुआ है। अच्छा इसका डॉट लेना है बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ, तो बी के रेक्टेंगुलर क्या बनेंगे, बी एक्स बी वाई जमा बी जी। इन तीनों को जमा करेंगे ना तो क्या बनेगा, बी बनेगा। इन तीनों को जमा करेंगे तो समझ आ गई है, जैसे 10-10 के जमा करें तो 20 बनता है ना, इसी तरह से। अब देखें जी, अब इनको x के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं, i, y के साथ z के साथ i j k। अब ज़रबे करें i डॉट आई, पहले ax को bx के साथ ज़रब करें, i डॉट आई किसके बराबर था, i डॉट आई था 1, वो किया ही नहीं, आ रही है सेल्फ प्रोडक्ट इधर ये भी बताना था कि अगर i का डॉट लें i के साथ तो जवाब क्या आता है 1, क्या आता है i, उसके बाद j का डॉट लें किसके साथ, j के साथ, क्या आता है 1, k का k के साथ 1। ठीक है, क्योंकि i का i के साथ 0 डिग्री एंगल होगा ना, तो वो सेल्फ प्रोडक्ट ही बन जाएगा। ठीक है जी। ये 1 कैसे आया ये भी सुन लें, i डॉट आई कॉस 0 बनेगा ना, i यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसका भी 1, कॉस 0 भी क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो i के साथ 1 बनेगा, तो ax को ज़रब करें bx के साथ, i ज़रब i क्या हो गया 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा i ज़रब j क्या होगा 0, अभी बताया था मैंने,
तो आई को जे से ज़रब करेंगे, इसको इसके साथ ज़ीरो, आई को के के साथ वो भी ज़ीरो, बस सेम वालों के आंसर आएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे ज़ीरो। तो जे वाला जे के साथ बस होगा, ए वाई बी वाई, जे जे 1 हो गया। इस तरह ए जी बी जी, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। आप करके देख लेना, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखें, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। ये सारे वैसे ही आ गए, ये ए बी इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके आ जाएगा तकसीम, ठीक है। तो अगला स्टेप बन जाएगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ये सारी रकम और इसके नीचे क्या है, ए बी, ठीक है जी। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने नोट करना है, कर लें, वहाँ थोड़ा लंबा लंबा लिखा हुआ है, तो ये आसान सा है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। मैंने कल शाम का खाना खाया हुआ है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोग कभी ये नहीं देखेंगे कि मैं कोई डंडी मारूँ। जब टीचर बेटा जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो आपने भी करना है।